कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, वो पार्टी जो देश के हर राज्य में सिर्फ नाम से इलेक्शन जीत जाया करती थी, अब हर राज्य में अपनी जमीन तलाश रही है। राजनीति के हिसाब से दो बड़ी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश गंवाने के बाद अब कांग्रेस की नजर बिहार पर है। लेकिन बिहार राजनीति के हिसाब से उतना आसान नजर नहीं आता है, क्योंकि ये देश का वो राज्य है साहब जहां एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबके सब राजनीति की जड़ को समझते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी ने एक बार फिर से यात्रा को ही सहारा बनाया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब वोट अधिकार यात्रा। दरअसल कुछ महीने पहले बिहार कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उन्होंने राहुल से कहा कि जितना समय वो दूसरे राज्यों को देते हैं, उतना अगर बिहार को दे दें तो पार्टी राज्य में फिर से जिंदा हो जाएगी। अखिलेश प्रसाद अब प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी बात जरूर सुन ली। वोट अधिकार यात्रा के दौरान बीते 16 दिनों में राहुल बिहार के 25 जिलों और 110 विधानसभाओं से गुजरे। तमाम विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने तकरीबन 1300 किलोमीटर नाप दिए। खैर, अब वोट की बात तो बाद में होगी, लेकिन राहुल की इस यात्रा से अरसों बाद कांग्रेस जमीन पर दिखी है। उनके काडर और वोटर्स में एक जोश दिखा है। अगर यहाँ पर कहा जाए कि इस यात्रा ने कांग्रेस को टॉक ऑफ द टाउन बना दिया है, तो गलत नहीं होगा। यानी कांग्रेस खुद को बिहार की पब्लिक मेमोरी में रिवाइंड करने में सक्सेसफुल होती नजर आ रही है। उसके पास पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी ने जिस तरह से पिछले इलेक्शंस में परफॉर्म किया, उसके बाद बिहार में कांग्रेस के बड़े नेता तक उम्मीद खोए बैठे थे। ऐसे में कार्यकर्ता क्या ही करते। अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है साहब कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से उनको मोटिवेट किया है। इस यात्रा में उनमें फिर से एनर्जी आई है। लालू यादव के कंधों पर चल रही कांग्रेस को वहां से उतारकर राहुल गांधी ने उम्मीद भरी है। अब कांग्रेस बिहार में नए अवतार में भी दिख रही है। अगर हम लास्ट वाले इलेक्शन की बात कर लें तो पिछली बार कांग्रेस 70 विधानसभा सीटों पर लड़ी थी। इसमें से ज्यादातर सीटें ऐसी थीं जिस पर बीजेपी या एनडीए बहुत मजबूत थी, माने ऐसी सीटें जहां पर ज्यादातर पर बीजेपी या एनडीए की जीत तय थी। ऐसे में कांग्रेस इनमें से सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। पार्टी का स्ट्राइक रेट महागठबंधन में सबसे खराब रहा था। इसको लेकर अपने साथी दलों से कांग्रेस को ताने भी मिले कि अगर उनका परफॉर्मेंस ठीक होता तो राज्य में महागठबंधन की सरकार होती। इसलिए कांग्रेस इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ऐसे में वोटर अधिकार यात्रा ने उसका वजन बढ़ा दिया है और इसका असर सीट शेयरिंग की बातचीत पर भी देखने को मिल सकता है। कांग्रेस को राहुल गांधी ने जो नई लाइफलाइन दी है, उसका फायदा ये भी होगा साहब कि इस बार कांग्रेस उन सीटों पर समझौता नहीं करेगी जहां गठबंधन कमजोर है, यानी जहां पर हारने के चांसेस ज्यादा हैं। कांग्रेस इस बार इन सीटों पर बराबर की हिस्सेदारी चाहेगी, यानी सीटों की संख्या के रेशियो में कमजोर सीटें सबके हिस्से में जाएंगी। जैसे माले अपनी मजबूत आधार वाली सीटें नहीं छोड़ता, कुछ वैसी ही रणनीति कांग्रेस की भी रहेगी। कांग्रेस अपने मजबूत आधार वाली सीटों को इस बार नहीं छोड़ने जा रही है और इससे उनका स्ट्राइक रेट सुधरने के चांसेस भी पूरे हैं। यही नहीं, चुनाव नतीजों के बाद अगर महागठबंधन सरकार नहीं बन पाती है, लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है, तो पार्टी राज्य में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खुद को स्टैब्लिश कर सकती है और आने वाले वक्त में उसके कैडर में और भी लड़ने का जोश आ जाएगा। साथ ही जो वोटर लालू यादव की जंगल राज वाली छवि के चलते एनडीए को वोट करते हैं, उनका रुझान भी कांग्रेस की तरफ हो सकता है। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स का भरोसा भी कांग्रेस पर मजबूत हो सकता है और एंटी बीजेपी वोट कांग्रेस की छतरी तले आ सकते हैं। अब एक बार जरा इस यात्रा के रूट पर भी नजर डालते हैं, वो भी काफी मायने रखता है। देखिए साहब, राहुल गांधी ने सासाराम से यात्रा शुरू करके पटना में खत्म की, यानी शाहबाद से शुरू होकर यात्रा मगध में पूरी हुई। पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो ये इलाके कांग्रेस और महागठबंधन का गढ़ रहे हैं। गया सीट अगर छोड़ दें तो पूरे मगध शाहबाद में एनडीए गठबंधन साल 2024 में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई थी। वहीं साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलने वाली 19 सीटों में से 8 सीटें मगध शाहबाद इलाके से ही मिली थी। कांग्रेस का एक सांसद भी इस इलाके से है। इसके अलावा माले और राजद भी इस इलाके में काफी मजबूत हैं। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने इलाके में महागठबंधन की सियासी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश की है। बिहार के शाहबाद और मगध में तो कांग्रेस के साथ साथ भाकपा, माले और राजद की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस की यात्रा के फोकस में उत्तर बिहार के तकरीबन आधा दर्जन जिले रहे और इन जिलों की जिन 23 विधानसभा सीटों से होकर यात्रा गुजरी है, इनमें से ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार दिए थे और फिर से इन सीटों पर लड़ने की पार्टी की तैयारी है। अब राहुल की वोटर अधिकार यात्रा उत्तर बिहार में 6 जिलों से गुजरी। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। इन जिलों में 60 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यात्रा
यात्रा इनमें से 23 सीटों से होकर गुजरी है। इससे इतना समझ में आता है कि कांग्रेस ने यात्रा का जो रूट मैप बनाया है वो बेहद सोच समझकर तैयार किया गया है। इन 23 विधानसभा सीटों में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है। बिहार में कांग्रेस का वोटर इसी तबके को फोकस करने की चुनावी रणनीति पर चल रहा है। कांग्रेस ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए एसआईआर को भी मुद्दा बनाया और बिहार में इसको लीड किया। महागठबंधन और इंडिया अलायंस के दूसरे नेता भी कांग्रेस की इस मुहिम से जुड़े। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस यात्रा में शामिल हुए थे। इसके अलावा सब कांग्रेस के दूसरे राज्यों के तमाम नेता और मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए, जिससे राहुल गांधी का कद बढ़ा है। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ इस यात्रा ने बिहार चुनाव से पहले सभी विपक्षी दल एकजुट नजर आए, जो कि एनडीए को दिखाने के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। राजद, कांग्रेस, माले और वीआईपी के टॉप नेता साथ साथ चले। इससे कार्यकर्ताओं में भी अच्छा मैसेज गया। इस यात्रा से पहले पप्पू यादव और तेजस्वी यादव एक दूसरे को लेकर असहज थे। एसआईआर को लेकर पटना में हुए एक प्रोटेस्ट में पप्पू यादव को राहुल गांधी के रथ पर एंट्री नहीं मिली थी, लेकिन इस यात्रा में ये दूरी मिटती नजर आई। पप्पू यादव पहले लालू यादव और फिर तेजस्वी यादव से मिले और दोनों के गिले शिकवे दूर हुए। यानी अब पप्पू यादव की महागठबंधन में आधिकारिक एंट्री को लालू एंड तेजस्वी यादव की ओर से हरी झंडी मिल गई है। कांग्रेस और महागठबंधन को सीमांचल की सीटों पर इसका पूरा फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अलग अलग खेमों में बटी कांग्रेस भी इस यात्रा के दौरान एक यूनिट तौर पर नजर आई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, युवा नेता कन्हैया कुमार, शकील अहमद खान और मदन मोहन झा जैसे सीनियर नेता इस यात्रा में एक्टिव दिखे। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए मुस्लिम वोटर्स को भी साधने की कोशिश की है। उनके यात्रा रूट में भागलपुर, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, सिवान और गोपालगंज जैसे जिले शामिल थे। इन जिलों में लगभग 15% से लेकर 45% तक की मुस्लिम आबादी है। लेकिन अभी यहाँ पर सवाल उठता है कि मुस्लिम तो महागठबंधन के वोटर्स माने जाते हैं, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या सच में अब मुस्लिम समीकरण बदल गए हैं? देखिए, असल में वक्फ बिल के दौरान विपक्ष मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ है और बिहार में बड़ी रैली भी हुई। इसके अलावा एसआईआर में भी माहौल बनाया गया कि मुस्लिम वोटर्स को निशाना बनाया जाएगा। इसके बावजूद भी मुस्लिम वोटर्स का एक बड़ा तबका इस बार कंफ्यूजन में है। उनको लग रहा है साहब कि 18% आबादी होने के बावजूद महागठबंधन में वैसी सियासी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है जिसके वो हकदार हैं। मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी यादव हैं। डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी का नाम भी चल रहा है। सत्ता के शीर्ष पर दावेदारी करने वाला कोई मुस्लिम नाम न राजद की ओर से आ रहा है, न ही कांग्रेस में कोई बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा उभर पाया है। ऐसे में अब मुस्लिम वोटों के दावेदारों की बात करें तो महागठबंधन के अलावा नीतीश कुमार को भी मुस्लिमों का एक तबका वोट करता रहा है। लेकिन हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया और इससे साफ मैसेज जाता है कि नीतीश कुमार भले ही मुस्लिमों को कुछ टिकट दे दें, लेकिन इस बार अल्पसंख्यक वोट उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। मुस्लिम वोटों का एक और दावेदार ओवैसी की पार्टी AIMIM है। पिछली बार इस पार्टी ने मुस्लिम बहुल 19 सीटों पर अपने कैंडिडेट दिए थे और 5 सीट जीतने में कामयाब भी रही थी। इस बार भी ओवैसी मुस्लिम वोटों पर दावे के साथ मैदान में जुटे हैं और इस बार उनकी तैयारी और ज्यादा सीटों पर लड़ने की भी है। तीसरा दावेदार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज है। थोड़ा फ्लैशबैक में चलेंगे तो 2024 की शुरुआत में मुस्लिमों को लेकर राजद बहुत असहज थी। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का एक लेटर भी लीक हुआ था जिसमें मुस्लिमों को जनसुराज की तरफ जाने को लेकर सतर्क किया गया था। पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनावों में भी मुस्लिम वोटों में बंटवारे की वजह से राजद को हार मिली। राजद को इसका इल्म भी हुआ। शायद इसी वजह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की आशंका के बावजूद तेजस्वी यादव वक्फ के मुद्दे पर काफी अटैकिंग नजर आए। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी मुस्लिम वोटर्स को जोड़ने को लेकर लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी मोतिहारी के बापू सभागार में उन्होंने मुस्लिम एकता सम्मेलन कराया था। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान उन्हें समर्थन करते हैं तो वो बिहार में नीतीश और बीजेपी को ही नहीं बल्कि 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भी हरा देंगे। अब इस दौरान उन्होंने मुसलमानों को आबादी के हिसाब से टिकट देने का भी दावा किया है। वैसे में महागठबंधन के रणनीतिकारों को लग रहा है साहब कि उनके वोट टूट रहे हैं और इसी वजह से प्रशांत किशोर और ओवैसी को काउंटर करने के लिए इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को आगे किया गया है। राहुल की इस यात्रा के जरिए मुसलमानों को मैसेज देने की कोशिश है कि एसआईआर से लेकर वक्फ के मोर्चे पर महागठबंधन उनके पीछे खड़ा रहा है, तो वो अब महागठबंधन पर भरोसा कर सकते हैं। अब राहुल के आने से महागठबंधन को इसका फायदा मिले या ना मिले, पर मुसलमानों में एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से मैसेज चला गया कि वो उनके साथ हैं।
लेकिन अब ये बातें सिर्फ एक थियरी हैं। इस यात्रा का असली रिजल्ट इलेक्शन में पता चलेगा, क्योंकि यात्रा का जोश कार्यकर्ता में तभी रहेगा जब उसका नतीजा उसे इलेक्शन के रिजल्ट में नजर आएगा। नहीं तो मोराल वापस डाउन होना बिल्कुल तय है। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।